नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार कोचिंग सेंटर के YouTube चैनल संस्कार स्टडी में आपका अभिनंदन है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही खास टॉपिक है चंबल नदी। और चंबल नदी का जो शॉर्ट नोट्स है, आपने अभी अभी जो वैकेंसी आई है और उसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है, और ये है अपना CET +2 बेस जो लेवल है उसका जो नोटिफिकेशन। और इसी नोटिफिकेशन में ध्यान रखते हुए इसके जो 2 तारीख से जो फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और बहुत जल्द ही आप इसके फॉर्म भरवा दीजिए, क्योंकि इसकी एग्ज़ाम डेट इसकी आ चुकी है 23 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर। और ख़ास पहले ही नोटिफिकेशन आया है, इसमें एग्ज़ाम डेट में कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। और आपके मेरा टारगेट ये है भी 40% मार्क्स बनाना, प्लस बनाना मेरा टारगेट रहेगा। मीन्स 60% प्लस बनाना भी अपना टारगेट रहेगा। तो आज हम चंबल नदी के पर विशेष चर्चा करेंगे। और चंबल नदी जो पिछली वीडियो के अंदर हमने डाला था, चंबल नदी विशेष थी वहाँ पर, और अभी भी जो इसका शॉर्ट नोट्स है एक वीडियो के अंदर पूरी जो इसकी वीडियो रहेगी बहुत खास रहने वाली है। और ये सबसे पहले इसे शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट कर देते हैं। और ध्यान रखिए, ये ओनली CET के लिए ही नहीं, CET के अलावा हमारे जो ये टॉपिक है RAS, रीट, BSTC, पटवार, वीडियो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए बहुउपयोगी, या डिप्टी जेलर हो चाहे अन्य अदर एग्ज़ाम हो, तो उनके लिए भी ये वीडियो एक शानदार होने वाली है। तो ध्यान रखिए, तो नदी है कौन सी? चंबल। और ध्यान रखिए, ये चंबल नदी के प्रश्न ज़्यादा क्यों रहते हैं? क्योंकि ये राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। परंतु राजस्थान से निकली और राजस्थान में पूर्णतः जो बहने वाली नदी है वो कौन सी हो जाएगी? बनास हो जाएगी। परंतु याद रखिए, परंतु इसका बहाव जो शुरुआत में जो निकली है वो MP से निकली है, और MP से निकली है तो इसका मतलब हो गया परंतु राजस्थान में बहेगी तो ये लंबी नदी के नाम से बहेगी। परंतु ध्यान रखिए, इसके नाम भी बड़े खास हैं। इसका नाम है चमरनवती नदी, सदा वहिनी, सदा नीरा, नित्य वाहिनी, पारामासी, मालव गंगा, वर्षा वाहिनी। इसके उपनाम भी बहुत विशेष अलग अलग एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं। तो एक बार चरणवती, सदा वहिनी, सदा नीरा, नित्य वाहिनी, बारामासी, मालव गंगा और वर्षा वाहिनी। और एक नाम जो खास है, और वो खास हो जाएगा राजस्थान की कामधेनु। और राजस्थान की कामधेनु नदी कौन सी है? और वो नदी हो जाएगी हमारी चंबल। तो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, राजस्थान का कामधेनु नाम से मशहूर एक गाय की नस्ल आती है, और वो गाय की नस्ल कौन सी है? तो याद रखिए, और कहाँ वो पाई जाती है। तो विशेष आपके लिए प्रश्न, तो राजस्थान की कामधेनु के बारे में अपने चर्चा करेंगे, और वो नदी है कौन सी? चंबल। और पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने मैप स्ट्रक्चर बनाया था, उसी मैप स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए अपने चलते हैं। और पहले बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। और मैंने यहाँ पर जो उद्गम से प्रश्न रहते हैं, प्रवेश द्वार है, बहाव क्षेत्र है, निकासी द्वार है, संगम है, कुल लंबाई, राजस्थान में कुल लंबाई, लंबी नदी, अंतर्राज्यीय सीमा किस किस के साथ बनाती है, इस पर जो बांध है कौन कितने बांध है, इसमें 4 बांध है, उन पर भी चर्चा होगी। इनमें जो विद्युत परियोजना है बांधों के तरफ से जो बनाई गई है, कितने विद्युत परियोजना के अंतर्गत बांध आते हैं और कितने नहीं आते हैं, कितने सिंचाई युक्त बांध हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण स्थल आएगा जहाँ पर मेला भरता है, और वो भी अपना कौन सा होगा, और कितनी नदियों का संगम होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे अपने। और हमारी जो शब्दावली, यहाँ पर तरह तरह की शब्दावली आएगी, जैसे बीहड़, कंदरा, और इसके अलावा बीहड़ और गुफाएं जो कंदराएं, और यहाँ उत्खात भूमि। इसके अलावा यहाँ पर जो कौन कौन सी जो सहायक नदियाँ हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। आज पूरा आप विस्तार होने वाला है। आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, और
और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो साथ साथ में आपको लाइक भी कर देना है। और आगे इसी तरह से अपने आगे चलते हैं। तो उद्गम से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर मैं मैप बनाऊंगा तो यहाँ पर अपने उद्गम से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो अपने वीडियो के अंदर देख लिया था। तो यहाँ पर उद्गम हो रहा है, ये उद्गम होगा तो ये अपना राजस्थान है। ये कौन सा है? ये अपना राजस्थान है। और राजस्थान से ये प्रवेश करेगी। और एक नदी अपने पहले कर ली थी, अरब सागर में गिरने वाली नदी। ये नदी है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। तो कैसे होता है इसका? एमपी से नदी निकली है और एमपी से निकल करके ये प्रवेश करेगी कहाँ पर? इसका मैप पहले मैंने यही बनवा दिया था, परंतु ध्यान रखिए अब जो मैप मैं सीधा बनाने जा रहा हूँ। परंतु एमपी से ये प्रवेश करेगी तो चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करेगी। आज हम चित्तौड़गढ़ से पहले यहाँ पर कौन कौन से स्थल रहने वाले हैं उसके पर भी चर्चा करेंगे। और यहाँ पर एक स्थल बहुत खास रह जाता है एमपी के अंदर, और वो कौन सा हो जाएगा? उज्जैन हो जाएगा। और वो जो उज्जैन है, और पूछा जाता है कौन सी नदी के किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे है। और जो उज्जैन जो शिप्रा नदी है, और शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? ये चंबल की सहायक नदी हो जाएगी। इस पर भी चर्चा करेंगे अपने। तो यहाँ पर अपने एक विशेषता है, एक छोटा अपने राजस्थान को यहाँ से लोप करते हुए मैं बनाऊंगा। तो यहाँ पर ये नदी स्टार्ट हो रही है एमपी से उद्गम हो रहा है। उद्गम एमपी से हो रहा है। और एमपी के कौन से जिले से? महू जिले से। परंतु महू जिले से माही नहीं है, वो तो धार जिला था। वो कौन सा जिला था? वो धार जिला था। परंतु महू से नहीं है, यहाँ पर चंबल है तो महू जिला हो जाएगा। महू जिला हो जाएगा। और ध्यान रखिए यहाँ पर महू जिला, और यहाँ से निकलती है। और निकलते ही कौन सी पहाड़ियाँ? पाम की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पाम चंबल जय। तो यहाँ उद्गम लिखना है आपको। कौन सा? महू जिला। और महू जिला। और पहाड़ियाँ कौन सी हो जाएंगी? पहाड़ियाँ जाना पाम पहाड़ियाँ हो जाएंगी। आप मुझे बताएं एक अपने माही नदी किया था। माही नदी कौन से पहाड़ियों से निकली थी? और माही नदी कौन सी पहाड़ियों से निकली थी? ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। माही नदी, अगर माही नदी का आपने वीडियो नहीं देखा है तो अपने प्लेलिस्ट में जाइए, और वहाँ पर माही का अलग अलग जो वर्गीकरण है हमने बहुत ही विस्तार से किया है, और एक वीडियो के अंदर हमने किया है। तो ध्यान रखिए माही नदी को भी देखना मत भूलना भी, ठीक है। तो यहाँ पर महू जिले से हुआ है चंबल का, और ये है चंबल, और चंबल निकली है एमपी से और जाएगी अपने राजस्थान। तो इस तरह से राजस्थान जाती हुई और चल गई, और यहाँ से चलते यहाँ वितरकाएँ, और वितरकाएँ यहाँ पर जो शहर बसे हुए हैं, यहाँ पर शहर बसे हुए हैं। और ध्यान रखिए बहुत सारे शहर हैं यहाँ एमपी के अंदर। एक है कौन सा? उज्जैन। कौन सा है? उज्जैन। और याद रखिए उज्जैन जो शहर है, और वो कौन सी नदी के किनारे? यहाँ से एक शाखा, और वो शाखा है कौन सी? शिप्रा नदी। और शिप्रा नदी ध्यान रखिए। और अपने राजस्थान के लिए भी बहुत वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ निकलेगी। यहाँ से एक सेतन नदी निकलेगी, सेतन, और यहाँ पर सेतन और सेराव नदी भी निकलेगी। परंतु इंपॉर्टेंट अपनी शिप्रा नदी है, ये भी एमपी के अंदर है। इसकी शाखा है उज्जैन, इस पे बसा हुआ है। तो यहाँ पर शिप्रा नदी के किनारे अपने राजस्थान से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। वीर दुर्गादास की छतरी किस पर है? वीर दुर्गादास की छतरी कहाँ है? और शिप्रा नदी के किनारे है। तो ध्यान रखिए वीर दुर्गादास का संबंध भी वो कहाँ है? तो यहाँ पर राठौड़ों के यूलिसिस, तो यहाँ पर मान सकते हो दुर्गादास राठौड़, और इसकी छतरी कहाँ है? शिप्रा नदी के किनारे है। और जैसे जैसे ये शिप्रा नदी यहाँ से ये शिप्रा नदी
नदी, उज्जैन, 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 MP। और वीर दुर्गादास, वीर दुर्गादास छत्री भी। और ध्यान रखिए, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और बढ़ेगी तो यहाँ पर ये प्रवेश करेगी, तो प्रवेश कौन सा, तो यहाँ पर प्रवेश करेगी तो कौन से, यहाँ पर चुलिया, जो राजस्थान का कौन सा, चुलिया जलप्रपात, यहाँ से चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करेगी। कहाँ से, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करेगी, चित्तौड़गढ़ में प्रवेश। और चित्तौड़गढ़ के चुलिया जलप्रपात से, कहाँ से, भैंसरोडगढ़ दुर्ग के पास चुलिया जलप्रपात के पास। तो यहाँ पर करते ही और राजस्थान का, और ध्यान रखिए यहाँ जब प्रवेश होता है तो प्रवेश होते ही यहाँ चुलिया जलप्रपात के पास जलप्रपात, और ये राजस्थान का क्या है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात। और जलप्रपात हो जाएगा, और वो कितना मीटर ऊंचा हो जाएगा, तो ध्यान रखिए ये हो जाएगा 18 मीटर ऊंचा हो जाएगा। तो याद रखिए 18 मीटर ऊंचा। तो आपको बताना है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो भारत का कौन सी नदी के किनारे है, या फिर वराह नदी के किनारे है, या फिर शरावती नदी के किनारे है, या फिर कावेरी नदी के किनारे है, तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, और साथ में अपने याद कर लेते हैं विश्व का जलप्रपात कौन सी नदी के किनारे है। तो मैं आपको बता देता हूँ, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वेनेजुएला के अंदर कैरो नदी के किनारे। तो यहाँ पर 979 मीटर जो ऊंचा है। तो याद रखना, अपना जो राजस्थान का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, झरना बोल सकते हो आप, ये झरने की बात हो रही है, झरना। और ध्यान रखिए इतना तेज बहाव होता है इस झरने का, तो क्योंकि वो ज़्यादा ऊंचाई पर है, तो यहाँ पर व्यक्ति यहाँ पर सीधा सीधा बोल सकते हो भी सबसे ऊंचा है यहाँ पर ये जो क्षेत्र है। तो इसी जिससे ही आगे, जैसे ही अपने आगे चित्तौड़गढ़ में प्रवेश किया, तो याद रखना है, तो यहाँ पर इसका जो प्रवेश जो बहाव क्षेत्र है, तो याद रखिए कौन कौन से जिले में इसमें प्रवेश द्वार याद रखना भी, चित्तौड़गढ़ का चूलिया जलप्रपात। तो यहाँ पर च से चित्तौड़गढ़, च से चूलिया, चित्तौड़गढ़ का चूलिया जलप्रपात, चूलिया क्षेत्र से प्रवेश होता है। तो याद रखना, तो यहाँ पर बहाव क्षेत्र कौन कौन सा हो जाएगा, आपको ट्रिक याद करवाई थी, सी और डी और के बस। क्या करना है, सी डी, यहाँ के लगाना है, यहाँ के लगाना है, और बस चंबल, और डी के बस। तो याद रखिए इसका 6 जिलों में बहाव होता है। तो याद रखना, अब जो राजस्थान में नए ज़िले बने उसके हिसाब से आप भी डिवाइडेशन कर सकते हो। चित्तौड़गढ़ से कोई यहाँ पर ज़िला नहीं बना है, कोटा से कोई ज़िला नहीं बना है, तो यहाँ चित्तौड़गढ़ है, यहाँ कोटा है, बूंदी से अलग कोई ज़िला नहीं बना है, सवाई माधोपुर से अलग कोई गंगपुर सिटी बनी है, ये थोड़ा इनको काट करके, ठीक है। और यहाँ करौली से कोई ज़िला नहीं बना है, धौलपुर से नई जिला बना है। तो यहाँ पर पूरा 6 जो या फिर 7, एक बार हमने 6 ही जिले अपने यहाँ पर लेके चलना है। और यहाँ पर बहाव चित्तौड़गढ़ से होता हुआ, चित्तौड़गढ़ में एक यहाँ पर और एक जल बांध बनाएगा। तो यहाँ पर बांध की बात करें तो यहाँ पर जो बांध 4 बांध अपने करने हैं। कोई कितने बांध करने हैं, 4 बांध। तो चारों बांधों की इंपॉर्टेंटता अपने बताएंगे। इससे पहले जब एमपी के अंदर जो बांध होता है और ये बांध बनाता है, एमपी के अंदर बात करें तो सबसे प्राचीन बांध कौन सा है, गांधी सागर बांध। मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था, ट्रिक भी बताई थी। गांधी क्या है, बाल उड़े हैं तो पुराना है, बाल उड़े हैं तो पुराना है। तो याद रखना, सबसे पुराना बांध कौन सा है, गांधी सागर है सबसे पुराना। तो एक याद रखिए, कौन सा सागर, गांधी सागर बांध। और विद्युत परियोजना भी है ये इस पर, गांधी सागर बांध पे, गांधी सागर बांध परियोजना। और याद रखिए अगर मैं परियोजना की बात करूं तो यहाँ पर कितने 115 मेगावाट की परियोजना इस पे चलाई गई है, 115 वाट की। तो याद रखिए, प्राचीन बांध राजस्थान का चंबल नदी का सबसे प्राचीन, चंबल का सबसे प्राचीन,
का सबसे प्राचीन, सबसे, चंबल नदी का ही हो जाएगा ना, राजस्थान का तो नहीं है क्योंकि राजस्थान से बाहर है। सबसे प्राचीन बांध, प्राचीन बांध हो जाएगा। तो याद रखिए सबसे प्राचीन बांध। तो आगे जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो इसी प्रकार से इस पे चित्तौड़गढ़ के एमपी ये एमपी के अंदर है। कहाँ पर है? एमपी के अंदर। तो जैसे ही हम आगे बढ़े तो यहाँ से चित्तौड़गढ़ के अंदर एक बांध आएगा और उस बांध का क्या नाम है? उस बांध का क्या नाम है? और वो हो जाएगा राणा प्रताप सागर। और राजस्थान का जल बहाव क्षमता के हिसाब से सबसे बड़ा बांध है। राजस्थान का जल बहाव क्षमता के हिसाब से सबसे बड़ा बांध है। तो याद रखिए राणा प्रताप सबसे बड़ा बांध, राणा प्रताप बांध। और याद रखिए राणा प्रताप बांध, इसकी विशेषता क्या हो जाएगी? यहाँ पर पहले अपने इस पर विद्युत का उत्पादन करेंगे। तो याद रखिए विद्युत क्षमता के अंदर भी ये सबसे ज़्यादा और जल भराव क्षमता के हिसाब से भी सबसे ज़्यादा है। तो याद रखिए सबसे ज़्यादा यहाँ चंबल नदी पर और विद्युत उत्पादन करने वाला बांध कौन सा हो जाएगा? राणा प्रताप हो जाएगा। राणा प्रताप, शरीर हट्ठा खोट्टा चौड़ा, और चौड़ा मतलब क्षमता वाला, पूरी क्षमता वाले प्रताप थे, हट्ठे खट्टे चौड़े थे। तो चौड़ा से याद हो गया सबसे चौड़ा मीन्स ये जल भराव क्षमता वाला, मतलब हौसला भर कूट भरा था। और बिजली एक सबसे ज़्यादा, बिजली भी मतलब राणा प्रताप जैसी बिजली भी नहीं थी। तो याद रखिए, तो हौसला इतना था मीन्स बिजली। तो याद रखिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 172 मेगावाट हो जाएगा। तो याद रखिए। और ये है अपने राजस्थान के कौन से ज़िले के अंदर? चित्तौड़गढ़ के अंदर। और ध्यान रखिए ये जो राणा प्रताप सागर बांध है ये जल आपूर्ति करवाता है अपना जो परमाणु संयंत्र है। कौन सा? रावत भाटा चित्तौड़गढ़, रावत भाटा चित्तौड़गढ़, रै से राणा, रै से रावत भाटा। तो यहाँ पर एक स्थल है, कौन सा? रावत भाटा, राजस्थान का प्रथम परमाणु संयंत्र। तो ध्यान रखिए उसको जलापूर्ति करवाने वाला कौन है? राणा प्रताप सागर है। तो जल की दृष्टि से जल क्षमता में बड़ा, जल क्षमता, भराव क्षमता और विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा, विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध हो जाएगा, बड़ा बांध। तो याद रखिए सबसे बड़ा बांध कौन सा? राणा प्रताप। और राणा प्रताप के बाद में बात करें और जैसे ही ये आगे बढ़ेगी तो यहाँ से चित्तौड़गढ़ में बात करें तो यहाँ चित्तौड़गढ़ में एक और यहाँ पर क्या रहता है? जैसे ये चित्तौड़गढ़ में ऊपर से ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग के पास, भैंसरोडगढ़ से यहाँ पर ये चूलिया जलप्रपात जो क्षेत्र है यह भैंसरोडगढ़ के पास है। तो यहाँ जो प्रवेश मान लो भैंसरोडगढ़, और ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग किसने बनाया था? प्रवेश भैंस, तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग के पास। और ये यहाँ पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग ऊपर से यहाँ बामनी नदी आएगी और बामनी नदी के संगम पर ऊपर से जब बामनी नदी आती है जब यहाँ से भैंसरोडगढ़ दुर्ग है ऊपर से एक बामनी नदी आएगी, यहाँ ऊपर से ब्राह्मणी या बामनी नदी आएगी, ब्राह्मणी नदी। और ध्यान रखिए सहायक नदी में अपने लिखेंगे कौन सी नदी? बामनी या फिर ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी नदी किसकी सहायक है? अपने चंबल नदी की सहायक है। और यहाँ पर एक दुर्ग बसा हुआ है, और कौन सा? भैंसरोडगढ़। और राजस्थान व्यापारियों का दुर्ग कौन सा? कई व्यापारियों ने इसको दुर्ग का निर्माण करवाया था, भैंसा शाह ने इसका निर्माण करवाया था। ये एक प्रकार का जल दुर्ग है और जो कहाँ है? जो अपने चित्तौड़गढ़ में है। और भैंसरोडगढ़ से ही और प्रवेश द्वार होता है। तो याद रखिए भी, ठीक है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो सी के बाद में अपने क्या किया? ये चित्तौड़गढ़ है और ये कोटा है, तो किस में जाएगी? ये कोटा में प्रवेश कर जाएगी। और कोटा भी
तो और कोटा, और ये कोटा ज़िले में जाते ही यहाँ पर एक बांध बनता है, और ये बांध कौन सा हो जाएगा, ये बांध हो जाएगा जवान बांध। मतलब जवान बांध का मतलब ये ट्रिक है, और ये ट्रिक कौन सी हो जाएगी, ये ट्रिक कौन सी है, जवान मतलब जवाहर सागर, जवाहर सागर बांध। जवान का मतलब ये नहीं है, जवान मतलब नवीनतम बांध है, ये नवीनतम। प्राचीन पूछे तो गांधी है, जवान पूछे तो जवान, पूछे तो जवाहर है, तो जवाहर नवीनतम बांध हो जाएगा, चंबल नदी का नवीनतम बांध। और इसकी जो क्षमता है तो याद रखिए जवाहर सागर, जवाहर सागर बांध, सागर बांध। और इसकी जो क्षमता है तो याद रखिए वो कितनी हो जाएगी, 99 मेगावाट की हो जाएगी। तो याद रखिए ये कहाँ पर है, कोटा के अंदर है, तो याद रखना कोटा भी। और याद रख लो भी यहाँ पर जो इसका जो निर्माण करवाया गया था, इनका जो निर्माण, इसका गांधी सागर बांध का जो निर्माण करवाया गया था, फर्स्ट चरण में करवाया गया था। राणा प्रताप का सेकंड पे है, तो सेकंड चरण में करवाया गया था। और थर्ड पे जवाहर सागर बांध का निर्माण करवाया गया था। इसलिए थर्ड चरण में चरण लिखना, चरण कौन से चरण में, तो यहाँ से 52 से लेकर 63, 1952 से लेकर 63 और 52 से 63, तो यहाँ पर 52 से 63 के बीच में यहाँ अपना क्या हो जाएगा, यहाँ से 60 से 70 के बीच में, यहाँ से 60 से 1960 के से 70 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। और थर्ड जो चरण है, जो हमारा जो थर्ड चरण है उसका 1962 से लेकर के 72 के बीच में, 1962 से लेकर 72 के बीच में निर्माण हुआ था। तो ये है 52, ये है 60, ये है 62, ये है 52, ये है 60, ये है 62। तो याद रखिए 1952, 1960, 1962, तो ये 10-10 साल में इसमें डिफरेंस डाल सके, तो इनमें टाइम लगा। और याद रखिए फर्स्ट चरण में 1952 से लेकर के 63 के बीच में फर्स्ट चरण में एक और बांध बनेगा, और वो बनेगा कौन सा, फर्स्ट चरण में जो चौथा बांध मैं बताने जा रहा हूँ, और वो कौन सा है, कोटा भी। तो यहाँ पर कोटा बैराज, और याद रखिए कोटा बैराज, और कोटा बैराज याद रखना, ये कोटा बैराज, और याद रखना कोटा बैराज। और कोटा बैराज का जो निर्माण किया गया, ये निर्माण किया गया फर्स्ट चरण में, फर्स्ट चरण में जहां गांधी सागर बांध का निर्माण किया था फर्स्ट चरण में, तो उसी तरह से कोटा बैराज का भी साथ में हो गया था। इसलिए ये जवाहर सागर वाला नवीनतम था, क्योंकि उसका 60 से लेकर 72 में कंप्लीट हुआ अभी, और बाकी सब 63 में, और इस 52 से 63, 60 से 70 और 62 से 72। और इसी प्रकार से एक प्रश्न यहाँ बांधों से एक प्रश्न ये भी बनता है भी, यह 3 बांध जो चंबल नदी के हैं, जो विद्युत उत्पादन है परियोजना में काम करते हैं, और जो एक बांध है वो कौन सा, और वो कौन सा हो जाएगा, कोटा बैराज। और ये केवल सिंचाई के लिए इनसे नहरें निकाली गई है। और नहरें कौन कौन सी हो जाएंगी, एक दाईं तरफ और एक हो जाएगी बाईं नहर, एक हो जाएगी दाईं नहर। तो इसमें में कोटा बूंदी और जो 12 का जो क्षेत्र है उसको वो जो दाईं ओर जाती है, और बाईं ओर जो कोटा और बूंदी का जो क्षेत्र है उसमें प्रभावित होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ से 2 नहरें निकलेंगी, तो केवल ये सिंचाई के लिए है, तो यहाँ पर विद्युत क्षमता लिखने की जरूरत नहीं है। तो याद रखना सीधा सीधा गांधी 115, राणा 172 सबसे बड़ा, जवाहर नवीनतम 9 नए से नवीनतम 9 से 99, ऐसे याद रख सकते हो याद। कोटा बैराज ओनली सिंचाई फर्स्ट चरण में गांधी, और फर्स्ट राणा बीच में, जवाहर नया। तो इसी प्रकार से अपना हुआ याद यहाँ पर। और ये हो गया कोटा बैराज भी, और कोटा बैराज से आगे निकली है, और आगे निकल करके एक जिला आएगा, और वो कौन सा आएगा, बूंदी आएगा। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, बूंदी भी। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, तो यहाँ पर बूंदी। अब अपने बात कर ली है पूरे के पूरे बांधों की, तो मैं इसे रफ करने जा रहा हूँ। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और कॉपी के अंदर बड़े वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से अपने नोट्स बहुत अच्छे से बना सकते हो। तो ध्यान रखिए, तो यहाँ से मैं रफ करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर कौन कौन सा, क्योंकि अपने जो क्वेश्चन हैं यहाँ सभी का जवाब देना है। तो
याद रखिएगा, इन सभी बांधों को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पक्का बनेगा आपका। तो ध्यान रखिए, जैसे जैसे आगे बूंदी में जाएगी और यहाँ बूंदी में एक यहाँ पर शहर है और शहर इस पे बसा हुआ है, और वो कौन सा है? केशोरायपाटन। केशोरायपाटन। और केशोरायपाटन कहाँ है? बूंदी के अंदर है। पहली सहकारी मील, पहली जो सहकारी मील 1960 के अंदर जो लगाई गई थी वो यहीं लगाई गई थी, पहली सहकारी मील। तो यहाँ पर पहली सहकारी मील तो प्रथम राजस्थान की प्रथम सहकारी मील जो स्थापित की गई थी वो। और ये शहर है जो किसके किनारे है? चंबल नदी के किनारे है। तो याद रखिएगा, इसमें जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण स्थल है वो कौन सा हो जाएगा? केशोरायपाटन भी, केशोरायपाटन। और ये केशोरायपाटन है कहाँ? बूंदी के अंदर है। कहाँ है? बूंदी के अंदर। तो अपना क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में जैसे ही आगे बढ़ती है और यहाँ पर नदी आती है, कौन सी? सीप भी। कौन सी आ जाएगी? कौन सी? यहाँ जिला कौन सा आ जाएगा? सवाई माधोपुर भी। कौन सा नदी? सवाई माधोपुर। यहाँ पर जिला कौन सा आ जाएगा? सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर में जैसे ये जाती है और सवाई माधोपुर में जैसे ये जाती है तो यहाँ पर एक संगम होता है जो बहुत बड़ा ही खास संगम है। ऊपर से एक नदी आएगी, तो ध्यान रखिए, ये नदी आएगी कौन सी? ऊपर से आएगी बनास और इधर से आएगी सीप। तो बनास, सीप और चंबल, यहाँ पर बनास और एक नदी है सीप, और ये नदी कौन सी है? चंबल। और इसी चंबल नदी पर एक मेला लगता है, ये संगम होता है। और ये संगम कौन सा है? ये संगम हो जाएगा रामेश्वरम धाम। और रामेश्वर धाम कौन सी नदियों के संगम पर है? तो याद रखिए, बनास, सीप और चंबल भी। बनास, सीप और चंबल नदी के संगम पर। और ये चंबल नदी का जो संगम है ये कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, ये होता है अपने सवाई माधोपुर में। कहाँ होता है? सवाई माधोपुर में होता है। तो याद रखना, सवाई माधोपुर। और जैसे ये आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने से ये किस में प्रवेश कर जाती है? करौली के मैदान में। और करौली जो इसके बाद में कौन सा आ जाएगा? अपना जो करौली क्षेत्र आ जाएगा। और करौली क्षेत्र में जाते जाते यहाँ पर ये अपना पूरा जो पहाड़ियों में प्रवेश कर जाती है। और इन्हीं पहाड़ियों में करौली में जैसे ही प्रवेश करती है और पहाड़ियों में जब जाती है तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र जो कहलाता है वो कहलाता है डांग क्षेत्र। ऊंची पहाड़ियाँ करौली में स्थित, करौली, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में, आगे धौलपुर में भी जाएगी, में जो भी पहाड़ियाँ हैं, इनमें जो भी पहाड़ियाँ हैं, ऊंची पहाड़ियाँ हैं, उनको क्या कहा जाता है? एक श्रृंखला है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें डांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डांग। एक डांग रूपी श्रेणी के अंदर है। तो याद रखिए, यहाँ की शब्दावली में अपने एक शब्द डाल लेते हैं, डांग भी। और ऊंची पहाड़ियों में, और ध्यान रखिएगा, डांग की रानी कौन सी है? तो याद रखिए, ये कौन सा जिला हो जाएगा? करौली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? करौली। डांग की रानी करौली है। और डांग का राजा कौन सा है? डांग का राजा धौलपुर है। डांग की रानी कौन सी हो जाएगी? करौली। और डांग का राजा कौन सा हो जाएगा? डांग का राजा धौलपुर हो जाएगा। तो याद रखिएगा शब्दावली, डांग की रानी और डांग की रानी करौली और डांग का राजा धौलपुर। तो ये ओनली आप करौली को लिख लीजिए, धौलपुर तो वैसे ही याद रह जाएगा। और ये सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर तीनों क्षेत्र के अंदर डांग क्षेत्र जो फैला हुआ है। इसी प्रकार से एक जैसे ही करौली के अंदर चंबल, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में ये जो बहाव है, यहाँ पर जो एक शब्दावली जो मशहूर है, यहाँ पर जो शब्दावली, यहाँ जो क्षेत्र है,
ये जो क्षेत्र है सवाई माधोपुर वाला, ये है उत्खाद भूमि वाला जो क्षेत्र है। उत्खाद भूमि मीन्स यहाँ बड़े बड़े गड्ढे हैं। और अवनालिका अपरदन क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही बड़े बड़े, जैसे ये सर्पाकार में सर्पिलाकार वाली नदी है, ये सर्पिलाकार, इसका नाम भी एक सर्पिलाकार नदी है। और तो यहाँ पर सांप जैसे ये चलने वाले आकार में, तो याद रखिए जैसे ये उबड़ खाबड़ नदियों के अंदर, नदी उबड़ खाबड़ खड्डों के अंदर चलती हुई ये चलती है, तो यहाँ पर कुछ क्षेत्र गड्ढे बन जाते हैं। और इसी गड्ढों को क्या बोला जाता है, इन्हीं गड्ढों को बोला जाता है अवनालिका अपरदन। नालियाँ बन जाती हैं तो अवनालिका नालियों के जरिए अपरदन हो जाता है। तो अपरदन क्या होता है, तो यहाँ पर मिट्टी का बहाव चलने लगता है, तो ये क्या कहलाता है, अवनालिका अपरदन। और इसी प्रकार से जब वो वाली मिट्टी जब एक दूसरे से आगे जब बढ़ती है, तो वो वाला जो क्षेत्र है अनउपजाऊ हो जाता है। अनउपजाऊ होने के कारण आगे बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर इस बढ़ते हुए प्रदेश को यहाँ पर क्या बोला जाता है, उत्खात भूमि कहा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उत्खात भूमि भी। तो उत्खात भूमि वाला क्षेत्र भी कौन सा है, यहाँ पर सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। कोटा वाला क्षेत्र सबसे ज़्यादा यहाँ पर आएगा, उत्खात भूमि। सवाई माधोपुर वाला जो क्षेत्र है, सवाई माधोपुर वाला जो क्षेत्र। और ध्यान रखिए, और कुछ क्षेत्र के अंदर यहाँ पर बड़े बड़े गर्त बना देती हैं। तो यहाँ पर बड़े बड़े जो गर्त बनाती है वो कोटा के पास में बनाती है, बड़े बड़े जो गर्त। और उन्हें गर्तों को क्या बोला जाता है, कंदरा बोला जाता है। कैसे कंदरा, और सबसे ज़्यादा कहाँ है, कोटा के अंदर है। ये शब्दावली यहाँ बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो यहाँ पर उत्खाद भूमि और एक गर्त और जो कंदरा यहाँ पर कोटा के अंदर, और एक है अवनालिका अपरदन। तो ध्यान रखिए, जो अवनालिका अपरदन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, चंबल नदी का होता है, और सर्पिलाकार में बहने के कारण। इसी प्रकार से आगे जैसे भी बढ़ती है तो ये डांग वाले क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। तो धीरे धीरे ये अपने धौलपुर में प्रवेश करती हुई, और धौलपुर में प्रवेश लेती हुई आगे किस नदी में मिल जाती है, ये नदी में मिल जाती है मुरादगंज के पास। यहाँ पर कौन सा, यमुना नदी। कौन सी नदी में, यमुना नदी में मिल जाती है अभी। और यमुना नदी कहाँ मिलेगी, यमुना नदी कहाँ मिलेगी, आगे जा कर के ये मिलेगी, यमुना गंगा में मिलेगी। और गंगा किस में मिलेगी, बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाएगी। तो याद रखिए, इसी प्रकार से ये नदी, चंबल नदी जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये इटावा ज़िला हो जाएगा। कहाँ का, यूपी का कौन सा ज़िला, इटावा ज़िला भी। तो इटावा ज़िला। तो यहाँ पर संगम कहाँ, कौन सा संगम था, संगम आपने याद करना है, रामेश्वर धाम था। कौन सा संगम, अब प्रश्न अपने पूरे कर लेते हैं। तो अपनी नदी कंप्लीट हो गई है। कौन सा संगम था, अभी बताया, बनास सीप। और आपको एक पहले वाली नदियों का एक संगम बताया था, कौन सा वो संगम था, आपने कमेंट बॉक्स के अंदर वो बताना है। बनास सीप और चंबल का जो संगम है वो क्या कहलाता है, रामेश्वरम कहलाता है। ठीक है, ये आपको मैंने बता ही दिया। और इसकी ध्यान रखना, इसकी जो कुल लंबाई बहुत ही खास है। अगर सैटेलाइट के हिसाब से बात करें, जो नया जो ताज़ा आंकड़ा है, अगर सैटेलाइट के हिसाब से बात करें, जो चंबल नदी का जो कुल जो क्षेत्र है वो है 1051 किलोमीटर, 1051। और कई जगह आपको वैसे सैटेलाइट के बिना अगर अप्रोक्सीमेटली मानना जाए तो 966 है। तो अगर ये दोनों ही सही है, परंतु ज़्यादातर जो मान्यता है 1051 की है। तो याद रखिए 1051 किलोमीटर, थोड़ा सा विशेषता ध्यान रखना है। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, तो यहाँ पर 322 मतलब 322 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये बहती है। तो याद रखना। और ये 251 अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। तो याद रखिए, अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है 251 किलोमीटर की, 251। सैटेलाइट के जरिए ये 251 और 51 किलोमीटर की ये सीमा बनाती हुई, राजस्थान की जो सीमा बनाती है, सीमा के साथ चलने वाली नदी, एमपी के साथ सीमा से अंतर्राज्यीय सीमा पर चलने वाली नदी कौन सी है, चंबल नदी है। तो याद रखिए सबसे लंबी नदी भी हो जाएगा तो राजस्थान की। तो यहाँ पर डाल लेना है राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी।
लंबी नदी। परंतु पूर्णतः बहाव की दृष्टि से अगर पूछ लिया जाए तो अपने राजस्थान की कौन सी नदी है? बनास नदी है, क्योंकि वैसे लंबी है और 1051 किलोमीटर है, 966 इसका मान लिया जाए। और यहाँ पर कितना है? 332 किलोमीटर ये अपने राजस्थान में बहती है। इस पे बांध मैंने बता ही दिया, एक था कौन सा? गांधी सागर, एक राणा प्रताप सागर, और तीसरा जो अपने जवाहर सागर, और चौथा अपने कोटा बिराज किया था। और विद्युत उत्पादन बताया था इसका आपको। इस अगर विद्युत उत्पादन पूछ ले तो कौन कौन से अपने राज्य का विद्युत उत्पादन इसमें बंटा हुआ है, तो याद रखना विद्युत उत्पादन 2 राज्यों का जो साझा जो क्षेत्र है वो है विद्युत उत्पादन इसका, या परियोजना के सिंचाई परियोजना लिया जाता है। सिंचाई भी इसकी दोनों क्षेत्रों की जो अनुपात में लिया जाता है। एमपी और राजस्थान का जो यहाँ पर जो अनुपात पूछा जाता है ये 50-50 का रहता है। 50-50 पानी इधर, 50 पानी इधर, 50 बिजली इधर, 50% अपनी बिजली भी अपने राजस्थान में और एमपी के अंदर। तो याद रखिए इन चारों बांधों का अगर बात करें तो हमने पता किया ही था इसकी लंबाई, इसकी जो विद्युत क्षमता थी वो कितनी थी? 115 थी। और इसकी विद्युत क्षमता हमने की थी 172 थी, इसकी विद्युत क्षमता 99, इसकी तो नहीं थी। तो इन तीनों को जोड़ें तो ये लगभग कितना बनता? ये बनता है अपना 386 बना है क्या? तो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा? 386 जो मेगावाट बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 386 मेगावाट। और 386 मेगावाट को अगर बात करें तो यहाँ पर 193 के लगभग मेगावाट के लगभग ये राजस्थान में उत्पादन देती है। तो याद रखिए ये एमपी और राजस्थान की संयुक्त विद्युत परियोजना है। तो आपसे एक प्रश्न है भी, अपने एक विद्युत परियोजना पहले भी पढ़कर आए हैं, तो गुजरात और जो राजस्थान की थी और इसका जो वेटेज रहा था 45 और 55 का रहा था। 55 कौन सा था? 55 आपको बता दूं 55 गुजरात का था, परंतु गुजरात में जो ये नदी निकली नहीं है, गुजरात से नहीं निकली है, न ये राजस्थान से निकली एमपी से है। वो नदी है एमपी से माही नदी। और इसका जो वेटेज कौन लेके जाता है? और वेटेज लेके जाता है गुजरात। 45-55 के वेटेज के हिसाब से 45 अपने राजस्थान को और 55 अपने गुजरात राज्य को बिजली देता है। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। संयुक्त परियोजना वो भी है, परंतु ये संयुक्त परियोजना एमपी और राजस्थान की है। तो याद रखिए, तो ये था अपना पूरा। और इसकी सहायक नदियों की जो अगली क्लास अपनी रहेगी और बहुत ही खास रहेगी, चंबल की सहायक नदियाँ। अगर चंबल की सहायक नदियाँ न पढ़ें तो याद रखिएगा इनसे प्रश्न अधूरा रह सकता है। तो ध्यान रखिए इन पे जो प्रश्न ऐसे नहीं पूछे जाएंगे। चंबल की जो सहायक नदियाँ, इस पे कई तरह के दुर्ग बसे हुए हैं, कई तरह के तीर्थ स्थल बसे हुए हैं। तो उनके लिहाज से ये प्रश्न यहाँ से सहायक नदियों से प्रश्न करने ज़रूरी हैं। तो पूरा का पूरा विवरण मैं लेके आऊँगा आपके लिए। तो उम्मीद है भी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आगे हम बात करेंगे चंबल नदी के जो सहायक नदियों की। और मैं बात करूं चंबल की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हो जाएंगी, तो याद रखिए अपने बात करेंगे बनास नदी की। तो यहाँ पर बनास को पूरा डिटेल से करेंगे। इसकी छोटी छोटी नदियाँ जैसे काली सिंध, छोटी काली सिंध और छोटी काली सिंध, गुंजाली, मेज नदी और पार्वती नदी की बात करेंगे। कुन्नू नदी, कुराल और चाकण, आलनिया, ईज, इस प्रकार की जो नदियां हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। इससे पहले आप अगर नए हो स्टूडेंट तो आप इस पे सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।